वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी मौजूद है। तिवारी जी, आप बताएंगे कि जिस प्रकार कांग्रेस हारी है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई है, तो कांग्रेस की हार का कारण आप क्या मानते हैं? सतीश जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल की सत्ता जो है 2018 में 15 सीट पे सिमट गई थी। और इतनी बड़ी जीत में कांग्रेस की एकजुटता सबसे बड़ा कारण था। टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, तामदास साहू, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी और वो अपना 100% दिया, तब जाके वो 2018 रिजल्ट आया था। 2018 के बाद जो सीन छत्तीसगढ़ में बना वो सबके सामने रहा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेश बघेल का चुनाव किया। बंद कमरे में 2.5 साल का फार्मूला बनता है कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल जो अगला होगा वो टी.एस. सिंहदेव का होगा। आप देखना कि ये जो सरकार चली, जितने भी करप्शन के आरोप हैं, स्कैम है, चाहे कोल हो, चाहे शराब हो, चाहे लैंड स्कैम हो, पीएससी, बहुत 2.5 साल के बाद का है जी। हाँ, 2.5 साल कोरोना में बीता। 2.5 साल कोरोना में बीता, ये 2.5 साल के बाद का है। जैसे टी.एस. बाबा ने अपना दावा पेश किया कि अब 2.5 साल पूरा हो गया है और मेरा मौका आ गया, आप कुर्सी छोड़ दें, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरीके से, जिस जद्दोजहद के साथ दिल्ली में विधायकों का परेड हुआ, 55-60 विधायक दिल्ली गए, वहाँ जो कुछ हुआ वो सब मीडिया में आया, सारे लोगों के सामने आया। और जैसे जैसे विधायकों, अब निगम आयोग ये कार्यकर्ताओं के लिए होता है, जो 15 साल लाठी डंडा खाए उनके लिए था। ये सारे विधायकों को खुश करने करके विधायकों को निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को कोई अवसर नहीं मिला और पूरी सरकार वन मैन शो की तरफ भूपेश बघेल चलाते रहे। न मंत्री की हैसियत थी और न विधायकों की हैसियत थी, केवल करप्शन की एक जो पटकथा लिखी जा रही थी। आज आईएएस सौम्या चौरसिया जेल में है, रानू साहू जेल में है, बिश्नोई जेल में है। तो करप्शन की जो कहानी लिखी गई है 2.5 साल के बाद की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, कल बेल खारिज हुई है उनकी। तो ये तो फिर अभी जब चुनाव आया तो भूपेश, आपने देखा होगा कि भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेस का टैगलाइन था। संयुक्त सामूहिक नेतृत्व का नाम दे करके उस टैगलाइन को हटा दिया गया और भूपेश की कांग्रेस की सरकार, भरोसे की सरकार, ये टैगलाइन दिया गया। तो जब पार्टी ही आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है तो मतदाता आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा? किसानों का मुद्दा था। नहीं, किसान, देखिए किसान के मामले में ऐसा है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो वादा किया था तो 10 दिन में पूरा किया। किसानों को टाइम पे बिजली मिला। किसानों के एजेंडे पे भूपेश बघेल की सरकार का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन भूपेश बघेल को ये भी समझना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में केवल गांव में किसान नहीं रहते हैं, बल्कि शहरों में हम लोग भी रह रहे हैं और शहर की अपनी ज़रूरतें हैं। पूरे 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। विकास केवल गिनती के 3-4 विधानसभा में दिख रहे थे। पाटन दिख रहा था, एक सड़कों का काम अगर बोलेंगे तो दुर्ग ग्रामीण दिख रहा था। बाकी मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। ये बड़ा कारण बना। दूसरा, जब चुनाव आया तब कांग्रेस में कहीं भी समन्वय नहीं दिखा। मतलब भूपेश बघेल एकमात्र कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो लगभग 88 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किया। 2003 का चुनाव आपको ध्यान दिला दूं, अजीत जोगी जिस पैटर्न पे चुनाव लड़े थे कि हम तो 80 सीट जीत रहे हैं, तो 20 अपने विरोधियों को निपटा दो। लगभग वही सीन ये बना कि 75 पार का नारा आपने दिया। आत्ममुग्ध कांग्रेस थी। कांग्रेस को लगता था कि बस अब हम ही लोग हैं, कोई दूसरा हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि 15 सीट पे भारतीय जनता पार्टी थी। 6 महीने संगठन में बदलाव हुआ था, नेता प्रतिपक्ष बदले गए थे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदले गए थे। तो कांग्रेस आत्ममुग्ध थी और 75 पार का नारा था। तो बोले 75 सीट का करेंगे क्या, सरकार तो 46-55 में चलाना है। तो एक दूसरे को निपटाने की जो व्यवस्था इन लोगों ने बनाई। मैं आपको बता दूं कि अंबिकापुर एक ऐसी विधानसभा थी जहां टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ 100 लोगों ने टिकट मांगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जो आवेदन दिया गया उसकी संख्या 100 थी। जब चुनाव का समय आया
तो वहाँ एक निर्दलीय मुस्लिम समाज से प्रत्याशी मैदान में था, वो 20,000 से ऊपर वोट पाया है, और टीएस बाबा हारते हैं 100 वोट के अंदर। 100 वोट के अंदर 94। गृह मंत्री तामदास साहू मुख्यमंत्री के बड़े चेहरा थे, पिछले बार तो बनते बनते रह गए थे। उनका परिणाम क्या हुआ? दुर्ग ग्रामीण में साहू और कुर्मी 2 समाज हैं। सीधे सीधे मैसेज ये था कि साहू जी को निपटाएंगे तभी दाऊ जी मुख्यमंत्री रहेंगे। निपट लिए। तो अंबिका ही नहीं, सरगुजा की 14 सीटें जो पिछले बार कांग्रेस ने जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो टीएस बाबा ने भी अपने विरोधियों से हिसाब किताब चुकता किया। अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, ऐसे 20 ठोक नाम हैं। तो सब एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पूरी सरकार निपट गई और आज ये सत्ता से बाहर है। अरविंद सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो टिकट वितरण था कांग्रेस का, क्या उसके कारण कि कांग्रेस हारी है, सरकार नहीं बना पाई? टिकट वितरण बहुत हद तक कारण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु आप देखिए, टिकट वितरण का चक्कर ऐसा है कि शहर की जो 18 सीटें थी, 18 में से 17 सीटें कांग्रेस हार चुकी है। केवल 1 सीट भिलाई इन्हें जीत हासिल हुआ है। शहरी क्षेत्रों में तो कांग्रेस का विरोध था। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने कैंडिडेट के लिए कार्य नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें 5 साल तक कोई महत्व नहीं मिला। केवल वो दिखावटीपन के लिए उन्होंने कैंडिडेट के साथ जनसंपर्क किया, दौरा किया। देहात में कांग्रेस की नीतियां, खाद वितरण, कर्जा माफी चला है, किंतु वो पूरी तरह नहीं। यदि ऐसी चलता तो 14 की 14 सीटें सरगुजा से नहीं जीतते। आपके बस्तर संभाग से 8 सीट नहीं जीतती। रायपुर का सीट, रायपुर के 7 सीटें हैं, 7 के साथ भाजपा ने कब्जा किया है। रायपुर में तो केवल अपराध का जो बढ़ावा था और एक वर्ग विशेष के लोगों का जिस प्रकार से वहां आतंक था, वो आतंक का पर्याय बना जीत का कारण भाजपा। महादेव ऐप को लेकर आप दोनों की क्या राय है कि महादेव ऐप भी इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन का एक प्रमुख कारण रहा है? बड़ी भूमिका रही है सतीश। महादेव ऐप एक ऐसी बुराई है जो शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों को चौपट कर रही थी। मतलब भिलाई के कैंप और जैसे इलाके हैं जहाँ हर दूसरे तीसरे घर में जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो रोजगार के तौर पे महादेव सट्टा, कई तो आत्महत्याएं हुई, कई हत्याएं हुई अपने शहर में, 4 हत्याएं हुई भिलाई शहर में। तो महादेव सट्टा तो सामाजिक बुराई थी और इसको कहीं ना कहीं संरक्षण था, तभी ये फला फूला और बड़ा हुआ। लेकिन महादेव ऐप के एक बड़े सरगना कल गिरफ्तार हो चुके हैं दुबई में, और जल्दी इस मामले का बड़ा पटाक्षेप होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे लोगों ने टारगेट करके सीधे हमला बोला, मतलब भाषणों में सीधा सीधे हमला बोला, तो कहीं ना कहीं पब्लिक पे असर किया। तो चूंकि अब तो सत्ता बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो चर्चा की जाएगी कि कौन विभाग किसको मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा। क्योंकि बहुत सारे नाम है, कई सारे दिग्गज जो विधायक रहे, कई बार जीते हैं, कौन होगा? सतीश, एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव क्यों जीती। जी जी। पिछले समय कांग्रेस ने अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया था। साहू समाज को लगा कि साहू समाज का मुख्यमंत्री होगा, कुर्मी समाज को लगा कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री होगा, महंत जी के क्षेत्र में लगा कि हमारे क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री होगा, टीएस बाबा को के कारण सरगुजा के लोगों को लगा कि महाराजा होंगे, मुख्यमंत्री राजा हो जाएंगे। इस चक्कर में कांग्रेस 68 पहुंच गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना सा प्रयास था कि पिछले चुनाव में जो उसका कैडर बिखरा था, जो समाज बिखर के गया था, वो समाज उसके पास आ जाए। 2018 के चुनाव में 10% का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसलिए 68 सीट कांग्रेस में थी और भाजपा 15 पे आ गई थी। लेकिन भाजपा ने अपने प्रयास को इस अंदाज पे धीरे धीरे जमीन पे ले गया कि जो समाज बिखरा था वो आ जाए। वो साहू समाज कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो 2018 में चला गया था, इस समय वापस लौटा। चाहे वो अरुण साहू जी के कारण लौटा हो कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, आगे उनमें राजनीतिक संभावना है, तो ये कारण है। दूसरा कि किसान
10 दिन में कर्जा माफी की बात कांग्रेस ने की थी 2018 में, उसको लेकर के मैं ऐसे किसानों को जानता हूं जो कट्टर संघी हैं, जिनके ऊपर 40-40 लाख रुपए का कर्जा था, वो कर्जा माफी के चक्कर में कांग्रेस को वोट कर दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में धान की जो कीमत 3100 रुपए रखी, 2 साल का जो बोनस देने का अभी 25 दिसंबर को वादा किया है वो, तो ऐसे जो छोटे छोटे कारण थे उसको भाजपा ने समझ करके स्थापित किया अपने संकल्प पत्र में, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कांग्रेस की तरफ जाने के बजाय वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जीत का सेहरा बांध के बैठी है और 55 सीट है, और इस बार जो चुनाव है 4% का अंतर है। घोषणा पत्र कितना फैक्टर रहा लोग सर? बहुत इफेक्टिव रहा उमक जी, इसलिए इफेक्टिव रहा कि महतारी वंदन योजना, देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो पहले 20 सीट निपट चुकी थे, 20 जो पहले चरण के 20 सीटें थी, वो बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटें, ये 20 सीटों का चुनाव निपट गया था। इन लोगों को धनतेरस के दिन 12 तारीख को समझ में आया कि महतारी वंदन योजना अंदर तक घुस गई है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल ये घोषणा की है कि गृह लक्ष्मी योजना हम लाएंगे, सप्लीमेंट्री के तौर पर है ना, वो घोषणा पत्र में दी थी। हमारी सरकार बनेगी तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत हम 15,000 सालाना महिलाओं को देंगे। लेकिन वो घोषणा ऐसे समय में हुई कि अखबार की भी छुट्टी थी, तो वो प्रसारित भी नहीं हो पाया, और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस योजना को जमीन में ले जाने के बजाय महतारी वंदन का विरोध करने लगे, जो महतारी वंदन की ब्रांडिंग ज्यादा होने लगी, तो लोगों को लगा कि नहीं महतारी वंदन, और फिर मोदी जी की गारंटी थी, मोदी मैजिक से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, कोई चेहरा सामने बीजेपी का नहीं था। नरेंद्र मोदी तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों में मोदी जी का चेहरा चला, मोदी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया। मोदी है तो मुमकिन है कि नीचे भूपेश है तो भरोसा हो गया एक प्रकार से, तो मोदी पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, इसलिए है। और कांग्रेस भाजपा का संकल्प पत्र भी बहुत तगड़ा था भाई, 3100 रुपए एक मुश्त में आप दे रहे हैं जी, अब यहाँ 2800 को 2 किस्त में दे रहे हैं, तो लोग किसानों ने पसंद किया, एक मुश्त पैसा लेना ज्यादा पसंद किया। अरविंद सिंह जी, एक भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है कि कुछ बदलाव करती है। पिछला लोकसभा चुनाव देखे, पूरे प्रत्याशी को बदल दिए, इस बार भी विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि कई जगह एक्सपेरिमेंट हुआ है, पुराने चेहरे को वापस स्थापित किए विधायक प्रत्याशी के रूप में। आप साझा का ही एक बड़ा उदाहरण है, तो क्या एक्सपेरिमेंट भी काम आया? जी हाँ, काम आया, और भाजपा के नए 55 में से 37 लोग नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमेशा बीजेपी करती है तो उसका फल मिलता है। सतीश, एक्चुअल में जी एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते सतीश, प्रत्याशियों को ढूंढने के लिए दृष्टि भी चाहिए जी। ईश्वर साहू प्रत्याशी बनेगा ये कौन जानता था? हाँ, ये केवल अमित शाह जानते थे। सीतापुर से अमरजीत भगत के खिलाफ जो रिटायर्ड फौजी को प्रत्याशी बनाया, खोजने के लिए दृष्टि चाहिए। राम कुमार टोप्पो को प्रत्याशी बनाया, एक तरफा अमरजीत भगत जैसे 4 मार के विधायक को सबूत कर दिया। उसी पता राजेश अग्रवाल को जो अंबिकापुर से उतारा, मतलब ये दृष्टि चाहिए खोजने के लिए, तो इसीलिए चाणक्य कहते हैं उनको। हाँ, चाणक्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुशल संचालक हैं कि चुनाव की बारीकियों को समझते हैं। कवर्धा और साजा की जो घटना बीरनपुर की हुई थी, हिंदुत्व की इतनी तगड़ी पिच इन लोगों ने तैयार की कि कांग्रेस वहां बैटिंग ही नहीं कर पाई। कवर्धा का एक झंडा विवाद मोहम्मद अकबर के हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। बीरनपुर की एक घटना रविंद्र चौबे जैसे स्थापित नेता के गढ़ को हिला दी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो सांप्रदायिक वाली बात होती है कि हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। अब चूंकि कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे मुद्दों पर चर्चा करी, धर्मांतरण भी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, तो कितना फैक्टर? सतीश, बस्तर में खुद भी गया था, बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा विषय रहा। मतलब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और चित्रकूट से जो प्रत्याशी थे दीपक बैज, अभी सांसद भी हैं वो, ऐसा आरोप था कि दीपक बैज खुद ही धर्म बदल चुके हैं और दीपक बैज इसको स्वीकार करने में भी कतरा रहे थे। तो दोनों पक्ष नाराज हुआ, जो धर्म बदल चुके हैं वो और जो धर्म नहीं बदले हो, कम से कम अपनी स्थिति तो साफ करो। सही बात है।
तो धर्मांतरण एक बड़ा विषय था और संघ परिवार और वनवासी आश्रम के लोगों ने धर्मांतरण के विषय को इतने अंदर तक लेके बस्तर में गया, जिसका परिणाम है कि बस्तर में आज भारतीय जनता पार्टी लीड उनको भी सीट हारनी पड़ी चित्र। और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे अडिग है सतीश, कहीं भी हिलती नहीं। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी का स्थापना हो जाएगा। कल मथुरा काशी का सर्वे का आदेश हो गया, ज्ञान व्यापी तैयार बैठा। कहाँ वो अपने एजेंडे पे अड़ी हुई है आज भी। जी सिंगल एजेंडा है। आप उस एजेंडे पे कैसे लड़ोगे? आपको आगे की रणनीति कांग्रेस को बनाना, कांग्रेस को साफ करना एक उनका मकसद नहीं, कांग्रेस को नहीं है। वो अपनी लाइन बड़ा करने पे भरोसा कर रहे हैं। वो कहीं भी समझौता नहीं करते। आप एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाते कहीं भी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी और अरविंद सिंह जी मौजूद है। हम ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे और किस विभाग का कौन मंत्री होगा इस पर चर्चा करेंगे। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 93035 61235। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। हमारे साथ मौजूद है आलोक तिवारी जी और अरविंद सिंह जी। मेरा ये सवाल है कि चूंकि अब हमने बात कर ली कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का कारण क्या था, अब हम बात करेंगे कि चूंकि बीजेपी का अभी मंत्रिमंडल बना नहीं है तो कौन होगा किस विभाग का मंत्री। तो आपसे शुरुआत शुरू करेंगे सर, क्या लगता है आपको? देखिए उमक जी, ऐसा है कि संभवतः 16 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन होगा जी। और इस बार भाजपा नए और पुराने चेहरों को मिलाकर मंत्रिमंडल की गठन करेंगे। उसमें पूरे का पूरे चेहरे नए नहीं होंगे, पूरे चेहरे पुराने नहीं होंगे। 50-50 का रेशो रहेगा। जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्य मंत्री पद के दावेदारों में प्रमुख रूप से हैं। 2 महिलाओं को लेने की संभावना है, जिसमें एक प्रमुख दावेदार है गोमती साहब। ओपी चौधरी भी मंत्री पद के दावेदारों में प्रमुख रूप से हैं। जी। केदार कश्यप मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी। राजेश अग्रवाल की संभावना भी है। धर्मलाल कौशिक बहुत से गणित पर फिट नहीं बैठ पाएंगे। अमर अग्रवाल बिलासपुर संभाग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि केदार कश्यप को बस्तर से लेंगे तो लता उसेंडी की स्थिति थोड़ा सा दयनीय होगी, क्योंकि एक ही संभाग से 2 व्यक्ति नहीं लिए जा सकते हैं। राम विचार नेताम मंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। उनकी वजह से रेणुका सिंह की संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाएगी। और वैसे भी रेणुका सिंह पर सीबीआई का एक मामला चल रहा है, जिस वजह से उनके मंत्री पद की संभावनाएं बहुत कम है। लग रही है। सतनामी समाज से दयाल दास बघेल या डोमनलाल कोसेवारा, दोनों में से कोई एक मंत्री बनाया जा सकता है। भावना बोहरा मंत्री पद की दावेदार थी, किंतु उस जिले से विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लिए हैं। ऐसी परिस्थिति में भावना बोहरा की भी स्थिति थोड़ा सा कमजोर है। 10 मंत्री इनको लेना है अभी, उसमें से 2 महिला होगी और 8 पुरुष होंगे। आलोक जी, एक नाम सामने आया, सर ने बोला ओपी चौधरी का। तो अमित शाह ने रैली में भी कहा था कि आप इनको विधायक बनाओ, बड़ा नेता मैं बना दूं। बड़ा नेता उनके लिए क्या है आपके हिसाब? एक्चुअली उमक जी ऐसा है कि ओपी चौधरी जी आईएएस रहे, 2018 में रिजाइन दे करके आप राजनीति में आए। खरसिया से आप चुनाव लड़े, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई थी। अभी रायगढ़ में से आप विधानसभा पहुंचे हैं और अमित शाह के बेहद करीबी हैं आप। ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ का यूथ जो है ना, वो ओपी चौधरी को आइकॉन के तौर पे देखता है और मैं खुद भी ओपी चौधरी पे बड़ी संभावना देखता हूँ। पर ओपी चौधरी राजनीति को समझ नहीं पाया, ऐसा लगता है मुझे। वो दिल्ली को साधने के चक्कर में लोकल जो छत्तीसगढ़ की भाजपा की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं किरकिरा हो गया उनका। तो इसलिए ओपी चौधरी अभी आप जहाँ कहाँ सीएम के दावेदार थे, है ना, डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए, लेकिन ओपी चौधरी को मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ओपी चौधरी का राजनीतिक भविष्य काफ़ी उज्जवल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मिनिस्ट्री जो अभी बन रही है वो देखिए, आप कर्नाटक का जब चुनाव देखेंगे तो सारे सीनियर लोगों को वहाँ किनारे लगा दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हार मिली थी, वहाँ सरकार चली गई थी। तो उस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में रिस्क लेने उठाया नहीं और यहाँ सीनियर और जूनियर सारे मिला करके 90 सीटों में प्रत्याशी उतारे गए और 54 जो जीते हैं वो सब सीनियर हैं। बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और सबकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो वो अभी चयन जो है बहुत मुश्किल का काम है और ये केवल मोदी जी और शाह ही बता पाएंगे कि मिनिस्ट्री किसको मिलेगी। एक सीनियर विधायक के पास कल मैं रात में मिलने गया था, तो उनका कहना था कि मैं इतने बार जीत चुका हूँ, लेकिन मैं शपथ लूँगा कि नहीं लूँगा ये मेरे को मालूम नहीं है अभी। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। सीनियर से तो विधायक नहीं थे वो। सीनियर काफ़ी चिंतित है कि अवसर बनने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के लिए कोई काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में और पूरे देश में सेकंड लाइन को अपनी मजबूती से तैयार कर रही है
और वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आप तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन उठा के देख लीजिए, वहाँ यादव जी को बनाया, मोहन यादव जी को, सारे सीनियर किनारे कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान 16 साल के मुख्यमंत्री हैं, किनारे कर दिए गए। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, सबको उम्मीद थी कि जगह मिलेगी, सबको किनारे लगा के नए चेहरे को लाया गया। राजस्थान देख लीजिए, वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता को किनारे लगा के, भजन नए पहली बार जीते हैं, भजन पहली बार विधायकी का टिकट, फर्स्ट टाइम के एमएलए, उनको मुख्यमंत्री बना दिए गए। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री थे। दूसरा, सारे सीनियर लोगों को किनारे लगा के नए लोगों को अवसर बीजेपी ने दिया है। तो जब तक आप नए लोगों को काम करने का अवसर नहीं देंगे, उनकी क्षमता को पहचानेंगे कैसे? तो बीजेपी का एक प्रयास है। दूसरा, 60 साल का जो एज फैक्टर है ना, आप देखिएगा 58 का जन्म उनका है, 1958 का, मनमोहन यादव जी का। तो बिल्कुल 60 के अंदर के ही सारे, वो 59 इयर्स के हैं लगभग। हेमंत शर्मा ले लो, योगीराज जी देख लो, यूपी जो हैं, जितने सब 60 के अंदर के। सेकेंड लाइन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से तैयार कर रही है। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या भाजपा को ये भी थी कि 15 साल सरकार रही 2018 तक, एक भी नेता जो है किसी जूनियर को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि उसको ये चिंता थी कि इसको आगे बढ़ा दूंगा तो हम लोगों को पिछला चुनाव इसी वजह से तो नहीं हारी बीजेपी ना। हाँ, वो भी एक कारण था। और अब बीजेपी नहीं चाहती कि कोई ऐसी स्थिति बने, इसलिए अरविंद भैया ने बताया कि जूनियर और सीनियर एक बढ़िया समन्वय दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है कि सारे लोगों को अवसर मिलेगा और छत्तीसगढ़ एक नई सरकार की तरफ आगे बढ़ रहा है। तिवारी जी, चूंकि जो जानकारी हमारे पास है, जो संभाग स्तर की हम बात करें तो सरगुजा संभाग से 3 मंत्री बनाए जाने हैं, बिलासपुर संभाग से 3 या 4, और रायपुर से 2 या 3, और बस्तर से 3, और दुर्ग से 2। तो दुर्ग की अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ सारे चेहरे नए हैं। सतीश भाई, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन और सीनियर और जूनियर के बीच का समन्वय, भाई 13 मुख्यमंत्री मिला के 13 होना है ना। 3 बन चुके हैं, अब 10 का सिलेक्शन करना ये बहुत टेढ़ा काम है जी। सब सीनियर जीत चुके हैं। आप बस्तर उठा लीजिए, केदार कश्यप, बलीराम कश्यप जी के परिवार से हैं। उनका बलीराम कश्यप मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बस्तर आते थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तो स्कूटर में बस्तर घूमते थे और बस्तर की राजनीति बलीराम कश्यप जी से उन्होंने समझी थी। तो इतना क्लोज संबंध है केदार कश्यप का, कैसे आप उनको इग्नोर कर दोगे? दूसरा, लता उसेंडी जीती हैं, पहले मंत्री रही हैं, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी जीत के आई हैं, है ना। और इधर जब आगे बढ़ेंगे, बस्तर सरगुजा में राम विचार नेताम जैसे सीनियर लोग जीत के आए हैं, अमर अग्रवाल जीत के आए हैं, पुन्नीलाल मोहले जी हैं, तो सारे सीनियर जीत के आ गए हैं। तो दयाल दास बघेल हैं। तो सारे सीनियर लोगों के बीच आप जूनियर को भी एडजस्ट करना है और आगे की भविष्य की रणनीति बनाना है। दूसरा, 2024 का लोकसभा है जी, तो लोकसभा को देखते हुए, लोकसभा को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरणों को समझ करके मिनिस्ट्री तैयार की जाएगी। और जो सीनियर बच रहे हैं उनको लोकसभा भी लड़ने का ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से लोकसभा के प्रत्याशी भी चुने जाएंगे। लोकसभा के लिए कोई अंडमान से प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। तो 6 जिनको रोका जाएगा उनसे कहा जाएगा कि आप लोकसभा की तैयारी कीजिए। जिन लोकसभा में पार्टी का खराब प्रदर्शन है, वहाँ लोकसभा के प्रत्याशी बदले जाएंगे। आपको ध्यान होगा 2018 में 10 के 10 बदल दिए गए थे 2019 के लोकसभा में। तो इस बार भी ऐसा होना है। जहां लोकसभा में खराब प्रदर्शन है, अभी लिस्ट निकाली जा रही कहां से किस लोकसभा से पार्टी का प्रदर्शन खराब है। जैसे राजनांदगांव में 8 में 3 ही जीते हैं, 5 हारे हैं। तो आप लोकसभा भी इन्हीं में से लड़ना। हो सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह को कहा जाए कि आप विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए, राजनांदगांव लोकसभा लड़िए, कुछ भी हो सकता है। तो लोकसभा को ध्यान में रख करके, क्योंकि 400 से ऊपर का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है, अपने सारे जीतने वाले प्रत्याशियों को लोकसभा भी, बिलासपुर भी लोकसभा चेंज किया जा सकता है। अरुण साहब की जगह है भाजपा को। रेणुका सिंह को आप चुनाव लड़ाए हैं, लोकसभा की मेंबर है, मंत्री भी हैं, कैबिनेट में इस्तीफा दी हैं अभी। तो लोकसभा भी इन्हीं में से होना है, इसलिए मिनिस्ट्री भी 10 को सिलेक्शन करना है और इन्हीं में से लोकसभा के प्रत्याशी ढूंढना है। तो सारा समन्वय बना करके आपको जल्दी दुर्ग से किसको मिल सकता है? दुर्ग में सारे, देखिए दुर्ग का राजनीतिक महत्व तो बहुत पुराने समय से रहा है। चाहे मोतीलाल जी वोरा का दौर रहा हो, चाहे भूपेश बघेल जी का दौर रहा है। भूपेश बघेल जी के हम 3 मंत्री यहाँ थे,
गुरु रुद्र कुमार, तामदर साहू, रवीन चौबे, तो काफ़ी हैवीवेट जिला था दुर्ग जो है। इसके पहले भी यहाँ मंत्री रहे हैं, तो दुर्ग की उपेक्षा हो ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो निश्चित रूप से एक या दो, जैसे डोमनलाल कोरसेवाड़ा भैया का नाम अरविंद भैया ने बताया, तो हो सकता है एक सामाजिक समीकरण के डोमनलाल कोरसेवाड़ा को ले लें। पिछरा राम यादव जी के बेटे अभी दुर्ग से अरुण बोरा को चुनाव हराए हैं। पिछरा राम यादव जी संघ के बड़े लीडर रहे हैं, संघ लीडर नहीं बोलते, सर संचालक रहे छत्तीसगढ़ के, तो गजेंद्र यादव को भी अवसर बन सकता है। ललित चंद्राकर गृह मंत्री को हराए हैं, तो उनको भी कुछ न कुछ बनेगा। इसके अलावा संसदीय सचिव की भी व्यवस्था भी है सतीश भाई, तो आने वाले समय में संसदीय सचिव हैं, निगम मंडल के लिए भी गुंजाइश बनती है। जो सक्षम विधायक है उनको ताकतवर बनाने के लिए भी व्यवस्था। उसमें एक चीज और भी है सतीश जी कि यदि इस मंत्रिमंडल के गठन में साझा से ईश्वर साहू को यदि कोई मंत्री बना दे तो उसको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। भाजपा कुछ भी कर सकती है। अरविंद जी, आपको मैं रुकना चाहूंगा। एक देखने में आ रहा है जैसा सत्ता परिवर्तन हो उसके बाद लगातार अविश्वास प्रस्ताव का दौर चल रहा है सभी निगमों में, तो क्या ये मतलब एक दुश्मनी निकालने वाली बात हो रही है? नहीं, दुश्मनी नहीं होती है सतीश, एक्चुअल में राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। भाई जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें कोई बहुमत कांग्रेस को एक तरफा नहीं मिला था, 8, 10, 12 निर्दलीय जीत के आए थे। आप सत्ता के प्रभाव से उनको अपनी तरफ ले लिए, वो निर्दलीय अब सत्ता के प्रभाव में भाजपा के पास आ जाएंगे, इतनी का तो है। हाँ, लगातार सभी रायपुर में सबसे पहला स्टार्ट हुआ, राजनांदगांव में चुनाव के पहले ही वहाँ अविश्वास आ गया था। मेरा ख्याल है उसकी तारीख भी जल्दी आ जाएगी। और एजाज ढेबर के खिलाफ लगातार माहौल बना ही हुआ है। भिलाई में और वैशाली में और दुर्ग में, भिलाई का समीकरण एकदम अलग है यशवंत सतीश। एक्चुअल में भिलाई में अभी जो मेयर है नीरज पाल, वो कांग्रेस यहाँ की संख्या ज़्यादा है, जितने निर्दलीय थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, 3 या 4 निर्दलीय बाहर हैं। तो यहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर दूसरों को तोड़ना है तो इन्वेस्ट कौन करेगा? भाजपा का पार्षद कोई करेगा जी। तो कौन सा भाजपा का पार्षद है जो उतनी ऊर्जा लगाएगा? फिर पार्टी उसके नाम पे सहमत होती है कि नहीं, बहुत सारा समीकरण है, तो इसलिए अभी जल्दबाजी होगी। सुरक्षित है, भिलाई भी सुरक्षित है अभी। देखिए 2/3 से ऊपर का बहुमत चाहिए किसी महापौर को हटाने के लिए, प्रोसेस में जाओगे तो वो 2/3 का बहुमत किसके पास है, उतना जुगाड़ करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसको जो कर पाएगा वो वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल बैठे हैं, एजाज ढेबर से सीधे उनकी राजनीतिक लड़ाई है, तो संभव है कि वहाँ बहुत जल्दी कुछ उलटफेर दिखे आपको। तो उतनी गंभीर लड़ाई भिलाई में अभी फिलहाल नहीं दिखती है। सामान्य वर्ग से 4 मंत्री बनाए जाने की जो जानकारी हमारे पास है, सामान्य वर्ग से 4 मंत्री, पिछड़ा वर्ग से 5 और आदिवासी से 5। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारे जो रिपोर्टर्स है ग्राउंड में वो बता रहे, तो क्या लगता है कि अगर आदिवासी 5 मंत्री बनते हैं तो कैसा रहेगी सरकार का? देखिए आदिवासी समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। 29 में 22 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्रेम आदिवासी समाज ने दिया है। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी का अपना प्रभाव है, तो आदिवासी ओबीसी, उसके बाद एससी जो है, एससी को आप छोड़ ही नहीं सकते। गुरु क्या नाम है उनका? नहीं, जो आरंग से जीते हैं, सुखवंत सिंह जी। तो उनको आप कहीं ना कहीं आपको उस समाज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और सामान्य वर्ग की स्थिति है कि डॉक्टर रमन सिंह को आप ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष बना दिए हो, तो 1-2 का अवसर और बनता है। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग भी आ चुके हैं, विजय शर्मा जी आ गए हैं, तो सामान्य वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिलना है वो मिल चुका है सतीश। इसलिए सामान्य वर्ग की गुंजाइश बहुत ज्यादा फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में नहीं है। तो इस चीज को भी 1-2 चेहरे और लिए जा सकते, 1-8 को एडजस्ट कर लें, 1-2 को, तो बड़ी बात होगी। लगातार अभी भूपेश बघेल भी जो कांग्रेस का समीकरण बदलने की और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति बनाती है उस प्रकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनका लोकसभा में प्रभाव दिखेगा? देखिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी उतना ही आवश्यक है जितनी मजबूत सरकार का होना है। छत्तीसगढ़ इस मामले में सौभाग्यशाली है। इस बार 2018 में भाजपा 15 सीट पे आ गई थी। एक मजबूत विपक्ष का अभाव सदन के भीतर दिखता था, लेकिन कांग्रेस 34 सीट है
पर्याप्त से अधिक की संख्या है और कांग्रेस के भूपेश बघेल, चरणदास महंत, देवेंद्र यादव, उमेश पटेल, दलेश्वर साहू जैसे सीनियर लोग सदन के भीतर हैं, तो अच्छा विपक्ष देखने को मिलेगा। लोकसभा की तैयारी को लेकर के कांग्रेस जरूर कमज़ोर दिखती है सतीश। एक्चुअल में पूरे देश में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा कमज़ोर हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर छत्तीसगढ़ में भी दिखता है। लोग विधानसभा के पहले आप मोहन मरकाम को हटा दिए, पूरे 5 साल वो काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो असर भी दिखेगा। अब दीपक बैज पूरा प्रदेश घूम ही नहीं पाए, वो अपनी विधानसभा में फंसे रह गए, तो संगठन कहीं काम करता दिखा ही नहीं। तो आप संगठन को जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे, भाई भतीजेवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, तुलसी साहू को हटा करके अचानक आप मुकेश चंद्राकर को जिला अध्यक्ष बना दिए, तो ऐसा छोटे छोटे कारण बनते गए, वो बाद में बड़ा कारण बना। तो लोकसभा अगर जीतना है तो पूरी संजीदगी के साथ पहले आपको संगठन को तैयार करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रत्याशी चयन में भी जो जीत सकने वाले उम्मीदवार उनको अवसर देना। भाजपा का जैसे टिकट वितरण हुआ, आप क्या सोचते हैं पर कि भाजपा ने जो टिकट वितरण किया, कैंडिडेट पहली सूची लाई, दूसरी सूची लाई, तो कैसा रहा उनका? उसका रिजल्ट मिला है जी। पहली सीट में भी जो 20 सीट लड़े हैं, जिसमें एकदम नए कैंडिडेट थे, उसमें आपको बस्तर की सीटें डिक्लेयर हुई थी। बस्तर में जहां भाजपा के पास एक भी कैंडिडेट नहीं था 2018 चुनाव में, आज 8 कैंडिडेट चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो भाजपा ने जो परिवर्तन किया जमीनी स्तर पर जो उसने सर्वे किया, उनकी एक नहीं 4 बार सर्वे हुई और उसने पद, जातिवाद, सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए भाई भतीजावाद से अलग हटके जो उन्होंने टिकट वितरण किया, उसको भाजपा को इस चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली है। अरविंद सिंह जी और आलोक जी, चूंकि जो जानकारी अभी आ रही है कि शनिवार को शायद शपथ ग्रहण हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार का, और आज मुख्यमंत्री शाह दिल्ली जा रहे हैं हाईकमान के पास। चूंकि चर्चा का समय हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो चुका है, तो आप लोग हम समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।